क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी हमारा पाठ 2 गीत, इसके लेखक हैं सलाम बिन रजक। परिचय। जन्म 1941 पनवेल महाराष्ट्र। परिचय। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मानों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है, अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रज्जाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। अब बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा की तरह उस दिन भी मेरा बेटा मुझसे कहानी सुनाने का अनुरोध कर रहा था। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है। बस, क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। लेखक अपने बेटे को टाल रहे थे क्योंकि वो बहुत थके हुए थे और उनके दिलो दिमाग पर दूरदर्शन पर जो बातें दिखाई जा रही थी वो सब उनके दिमाग में था। तो बोले, नहीं बेटा, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। जो लेखक था वो अपने बेटे की जिद से हार जाता है। बोलता, अच्छा ठीक है, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आप बीच में कोई प्रश्न मत पूछना। आप सभी बच्चों की आदत होती है, टीचर भी जब कहानी सुनाती है तो आप लोग बीच में प्रश्न पूछने लगते हो। तो वैसे ही लेखक का बच्चा भी था। जब उसके पापा कहानी सुनाते थे तो बीच बीच में प्रश्न पूछते रहता था। तो लेखक अपने बच्चे से कह रहे हैं कि जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो आप कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं लेखक क्या कहानी सुना रहे हैं। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। बेटे ने भी कहा, ठीक है। पापा ने बोला, कोई प्रश्न नहीं पूछना है बीच में। तो बेटा बोलता, ठीक है पापा, मैं कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। अब लेखक कहानी सुना रहे। बच्चों, कहानी सुनो। पुराने जमाने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी, वह बीच में बोल पड़ा। लेखक जैसे ही बोलते हैं ना, पुराने जमाने की बात है, और कहानी की शुरुआत करते हैं तो उनका बेटा बीच में ही बोलने लगता है, कितनी पुरानी? ओहो, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। लेखक बोलते, अरे भाई, मैंने कहा था ना तुम कोई भी सवाल नहीं पूछोगे, तो क्यों पूछ रहे हो? ओहो, सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। फिर उसका बेटा बोलता है, पापा सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, अब मैं नहीं पूछूंगा। अब लेखक फिर से अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। सुनो बच्चों। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है
100-200 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000 बरस, 100 बरस पुरानी भी हो सकती है या फिर इससे भी ज्यादा। कहते हैं ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में पल भर भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर लोगों का सिलसिला था, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डांगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गाय बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। लेखक यहाँ पे कहानी सुनाना शुरू करता है और अपने बच्चे को बताता है ये कहानी बहुत साल पहले की है। हो सकता है ये 10 साल, 100 साल, 50 साल, उससे भी ज्यादा हो सकती है, इसे लेखक बताते हैं। फिर वो अपने बच्चे से बताते हैं कि एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी, मतलब गांव था। और वो बस्ती बहुत पुरानी थी। उस बस्ती में ना ऊंचे ऊंचे मकान थे और मकान के जो आंगन थे उसमें फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए थे और उन पेड़ों पे सुंदर सुंदर फूल खिलते थे और हमेशा उन फूलों की अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू सब जगह फैली रहती थी। और बस्ती के जो बाहर था वहां पे बाग था और उस बाग में बहुत सारे फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। सुबह शाम सभी परिंदे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठते थे और चहचहाते थे। बस्ती के जो बस्ती थी ना बच्चों, उसके पास में से एक नदी जाती थी, जिसके कारण पूरी धरती जल संपन्न रहती थी। वहां पर मनुष्य तो रहते ही थे, उसके साथ साथ ढोर डांगर तक दाने चारे की कमी नहीं थी। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। वहां की जो गाय थी वो बहुत सारा दूध देती थी। जो बस्ती के लोग थे वो बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। कभी भी वो लोग झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा प्यार से रहते थे। चलो आगे देखते हैं। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते थे। पशु चराते, लकड़ियां काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियां लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियां रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख ना करते। वो जो बस्ती थी ना, तो उस बस्ती के जो लोग थे सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे। और उस बस्ती में जो पुरुष थे, जो आदमी लोग थे, वो खेत खलिहान और बाग में काम करते थे। जो महिलाएं थीं वो घर में चूल्हा संभालती थी, खाना बनाती थी। और जो जवान बच्चे थे जिनमें ताकत थी वो लोग कुश्ती लड़ते थे, बल्लम खेलते थे। जो चित्रकार थे वो अपना चित्र बनाते थे। जो वहाँ पे कवि लोग थे वो गाना गाते रहते थे। उस बस्ती में ना हमेशा खुशियाँ थी। ऐसा लगता था मानो उस बस्ती में जो खुशियाँ हैं वो घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। और दुख वहाँ पर गलती से भी नहीं होता था। कभी से गलती से भी वहाँ के लोग दुखी नहीं होते थे, हमेशा खुश रहते थे। दुख भूल से भी कभी उधर का रुख ना करते और दुख भूल कर भी कभी भी उस बस्ती में नहीं जाते थे। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी मोहनी सूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती।
लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचोली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसान के खलिहानों को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। बच्चों, लोग कहते हैं कि उस बस्ती के पास ना एक घना पेड़ था और उस पेड़ पर एक परी रहती थी। वो परी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और उस परी की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके जो गाल थे वो एकदम सुर्ख लाल थे। गांव वालों पर ना वो कभी बहुत मेहरबान थी। वो जो परी थी वो गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी, बहुत खुश रहती थी। वो हमेशा अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती थी और जो परी थी वो अपने परी के पंख तो कैसे चमकदार होते हैं, तो वो परी के पंख भी बहुत चमकदार थे। वो वहां पर आती थी और वहां पे जो बच्चे रहते थे ना, वो बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती थी और जो वहां की लड़कियां थी उनके साथ वो सावन के झूले झूलती थी। खेत खलिहान में अनाजों को भर देती थी। जो खेत खलिहान थे वो पूरे अनाजों से भर देते थे और वहां के बच्चों को गुदगुदा गुदगुदा कर हंसा देती थी। लड़कियों के साथ झूले झूलती थी और लड़कों के साथ आंख में चोले का खेल भी खेलती थी। जो लड़के थे वहां पे उनके साथ वो नदी नालों में तैरती थी और लड़कियों के साथ आंख में चोले खेलती थी। बच्चों, लड़कियों के साथ आंख में चोले खेलती थी और लड़कों के साथ नदी नालों में तैरती थी। कभी खलिहानों को अनाजों से भर देती थी, कभी आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती थी, क्योंकि जो परी होती है वो जादू से सब कुछ कर सकती है। तो ये परी ऐसे ही करती थी। आगे देखो बच्चों, दिन गुजरते रहे, समय का पंछी काले सफेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। कभी कहते हैं कि ऐसे ही दिन जा रहे थे, अचानक पता नहीं क्या होता है, उनकी जो खेती है उसमें कोई कुछ शरारत कर देता है। उनके जो खेत थे, खेत में तो बहुत अनाज होने लगे लेकिन उनका मन छोटा हो गया। उनके जो गोदाम हैं वो अनाजों से भर गए लेकिन उनकी नीयत में खोट आ गई। पहले उन लोगों की नीयत में खोट नहीं थी, वो एक दूसरे की बहुत मदद करते थे, लेकिन पता नहीं क्या होता है उनके मन में खोट आने लगती है। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीनों पर भी नजर रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वो मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। उनकी आंखों की कोमलता और दिल की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता था। बस्ती वालों के ये बदलते हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वो सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है। जो बस्ती वाले इस प्रकार सब चेंज हो गए थे ना, वो सब देखकर जो नन्ही परी थी वो बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये बस्ती वालों को क्या हो गया है। ये लोग जो पहले एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, अब ये लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया। जो नन्ही परी थी उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो ये सब देखकर बहुत उदास हो गई, दुखी हो गई और सोचने लगी कि आखिर ये बस्ती वालों को क्या हो गया है।
वो क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं? मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती। परी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बस्ती वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन रहे हैं। लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो जैसे पहले बस्ती में जाती थी उसी प्रकार अब भी जाने लगी। बच्चों को वो गुदगुदाती थी, औरतों के साथ वो गाना गाती थी। परी अभी भी अपना काम वैसे ही कर रही है। उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो वैसे ही जाती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, जो महिला थी उनके साथ गाना गाती थी, खेत खलिहानों में घूमती थी। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना, अब परी को पहले की तरह प्यार नहीं करते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। परी तो जाती थी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे ना, अब परी को पहले की तरह प्यार नहीं करते थे। तो परी ये सब देखती है तो वो उदास हो जाती है, बोलती है पहले ये लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, अब ये लोग मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, मुझे प्यार भी नहीं करते हैं। परी को बहुत बुरा लगता है और वो उदास रहने लगती थी। और फिर धीरे धीरे करके परी उस बस्ती में जाना बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि वहाँ के लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उससे पहले की तरह प्यार नहीं करते थे। अगर हमें कोई प्यार नहीं करेगा तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे ना। वैसे ही परी वहाँ बस्ती में आना जाना बंद कर देती है। आगे देखो। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करे। बच्चों, ऐसे ही बहुत दिन तक चलते रहा तो आखिर में जो परी है ना, वो बस्ती में आना जाना बंद कर देती है। और बस्ती वाले भी आपस में झगड़े में वो बस्ती वाले आपस की जो झगड़े थे ना, उसमें इतने उलझ गए थे कि उनको परी की याद ही नहीं आती। वो भूल जाते हैं कि परी कोई थी कि नहीं थी, उन्हें एकदम बिल्कुल याद नहीं रहता है। और जब वहाँ की सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए, जो लड़कियाँ सावन में झूला झूलती थी उन्होंने अपना झूला उतार लिया, बच्चे जब हंसना भूल गए, तब उन लोगों को ऐसे लगा अरे ये सब क्या हो रहा है। तब उन लोगों को ऐसे एहसास हुआ कि हम लोगों ने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। फिर बस्ती वाले चिंतित हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम परी को कहाँ ढूंढे, कहाँ उसकी तलाश करें। सब लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम परी को कहाँ ढूंढें। आगे देखो। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। फिर गांव के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घरों में उसे देखते हैं, फिर मैदान में जाके देखते हैं, गुफाओं पे देखते हैं, पेड़ों पर देखते हैं, लेकिन उन्हें परी कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। जब परी उनको कहीं नहीं मिली तो वो लोग चिंतित हो गए कि अब क्या करें। मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। वो लोग बैठकर ये नहीं सोचते थे कि परी ने ऐसा क्यों किया, बल्कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे थे कि इन सब लोगों के कारण परी हमसे रूठकर चली गई है। अब तो उनके दिलों की जो नफरत थी और भी बढ़ गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया।
अब क्या कर रहे थे वो लोग, एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट कर देते थे, एक दूसरे के पशुओं को चुरा लेते थे, धोखा देते थे, मार देते थे, किसी का पैसा लूट लेते थे, किसी की हत्या कर देते थे। अब ये लोग ये सब काम रोज करने लगे। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय ना रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारों के लिए मैदानों में एक दूसरे के सम्मुख खाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मुठों पर मजबूती से कसी हुई थी, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे को कोमल पर हवा में काँप रहा हो, कोई गा रहा हो। उन्होंने आवाज की ओर देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नुचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घने कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसके दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मुठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियां तनिक ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि उसके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज में आंखें फाड़े मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे, सुनते रहे, यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जय हो। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने परी उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी जंगल जंगल आवाजें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं, उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सभी के दिन फेरे। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। लेखक सारी कहानी खत्म करते हैं, उसको सब बताते हैं। जैसे परी आती है तो वो लोग अपना लड़ना झड़ना सब भूल जाते हैं, और परी जब गाना गाती है तो उसकी गाना में सब लोग इतना गुम हो जाते हैं कि सब लोग एक दूसरे से अपनी जो शिकायत थी सब भूल जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। और जब उनको थोड़ा होश आता है तो वो लोग देखते हैं, लेकिन तब तक परी वहां से चली जाती है। फिर वो लोग परी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन परी उनको नहीं मिलती है। वो सब जंगल वंगल सब जगह जाकर परी को ढूंढते हैं, लेकिन परी को वो नहीं मिलती है। फिर सब लोग क्या करते हैं, परी का एक मूर्ति बनाते हैं, और जो बस्ती थी ना, बस्ती के बीचों बीच में वो परी की एक मूर्ति बनाते हैं। और जब उन लोगों में कोई झगड़ा होता है
तो वो लोग उस मैदान में उस परी की मूर्ति के सामने आ जाते हैं और फिर वही गाना वो लोग गाने लगते हैं। और इसी प्रकार उनकी जिंदगी, उस बस्ती वालों की जिंदगी अच्छे से बीतने लगी। और उनके दिन, जो वो लोग पहले झगड़ा उगड़ा करते थे ना, वो दिन पूरे बदल गए। अब वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। लेखक यहाँ पर कहानी खत्म करते हैं। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जमाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। लेखक पूरी कहानी खत्म करते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा पूरी कहानी खत्म हो गई है और मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो हम लोग सो जाते हैं। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। लेखक का बेटा क्या बोलता है कि पापा आपने कहा था जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था, तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। फिर लेखक कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था और तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछा। वेरी गुड, चलो अब हम सो जाते हैं। मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। फिर लेखक का बेटा बोलता है, पापा अब तो कहानी खत्म हो गई है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। मैं थोड़ा देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। लेखक का बेटा बोलता है कि पापा कहानी जब खत्म थी तो मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, अब तो कहानी खत्म हो गई है, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो लेखक कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो क्या पूछना चाहते हो पूछो। अब लेखक का जो बेटा है ना, वो अपने पापा से पूछ रहा है, सुनो क्या पूछ रहा है। पापा वो कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। जो लेखक का बेटा था वो अपने पापा से पूछ रहा था, पापा वो कौन सा गाना था जिसे सुनकर गांव वाले फिर से एक दूसरे के गले मिलने के लिए मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। जब लेखक का बेटा पूछता है ना वो कौन सा गाना है जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा मिलने के लिए मजबूर हो गए, जब बेटा पूछता है तो लेखक चौंक जाता है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर लेखक बोलता है कि मुझे तो वो गाना याद नहीं है। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए वरना मैं समझूंगा आपकी कहानी एकदम झूठी थी। उसके पापा बोलते नहीं, मुझे तो वो गाना याद नहीं है। तो लेखक का बेटा बहुत वो हो जाता है, मचलते हुए कहता है कि पापा नहीं, आप मुझे वो गीत सुनाइए, नहीं तो मैं सोचूंगा कि आपने जो कहानी सुनाई वो कहानी एकदम झूठी है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा यह कहानी झूठी है, कहानियां अक्सर काल्पनिक होती है। लेखक का बेटा बोलता है ना, अगर आपने मुझे गाना नहीं बताया तो मैं सोचूंगा आपने गलत झूठी कहानी सुनाई है। तो लेखक बोलता है, हाँ बेटा ये बात सच है, मैंने जो कहानी सुनाई है ये काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक कहानी मतलब जो कल्पना से बनाई जाती है। तो लेखक कहते हैं ये काल्पनिक कहानी है। वह मुझे उसी तरह आप लोग देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो, वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। लेखक ने कहा ना ये एक झूठी कहानी है, मैंने जो तुमको कहानी सुनाई है ये काल्पनिक कहानी है। लेखक अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा क्या तुम इस तरह की ये जो कहानी मैंने सुनाया है, तुम इस कहानी को सच्चा बना सकते हो, सच्ची कहानी बना सकते हो? लेखक ने हैरानी से पूछा। किससे? अपने बेटे से पूछा। अब बेटा क्या बोलता है, बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। लेखक अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम बड़े होकर ऐसा गाना लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। तो लेखक का बेटा बोलता है, सच्ची पापा क्या मैं लिख सकता हूँ? तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ एकदम सच, तुम लिख सकते हो। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। जो लेखक का बेटा था वो अपने पापा के गले में हाथ डाल देता है, बोलता है, सच्ची पापा यू आर स्वीट, आप बहुत अच्छे हो पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्दी ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था, क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा? लेखक बोलता है, उसके बाद मेरा बेटा
सो गया आंखें बंद करके। वो बहुत जल्दी ही सो गया। लेकिन जो लेखक थे वो रात भर नहीं सो सके। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, क्या बड़ा होकर मेरा बेटा ऐसा गीत लिख सकेगा। लेखक के दिमाग में वही था कि मेरा जो बेटा है ये बड़ा होकर क्या ऐसा गीत लिख सकेगा। ये सोचते हुए लेखक रात तक यही सोच रहे थे कि क्या बड़ा होकर मेरा बेटा ऐसा कोई गीत लिख सकेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये पाठ समाप्त हो गया है। अब हम इसके स्वाध्याय करते हैं। शब्द वाटिका। परागंदा अस्त व्यस्त, मोर छल मोर पंख का बना चवर, अनुरोध विनती, बोझिल भारी वजनदार, अभ्यस्त जिसने अभ्यास किया हो निपुण, अपलक एकटक मुहावरे, दिल तड़पना बेचैन होना, आंखें फाड़कर देखना आश्चर्य से देखना, नजरों से ओझल होना गायब होना, गले लगाना प्यार से मिलना। आगे देखते हैं बच्चों। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। बस्ती की विशेषताएं। बस्ती की क्या विशेषताएं थी? बस्ती पुरानी थी, ऊंचे ऊंचे मकान थे, फलदार पेड़ थे, रंग बिरंगे फल थे। ये देखो बच्चों, जब हमने पाठ की शुरुआत की थी तो शुरुआत में ही है, ऊंचे ऊंचे मकान थे। ये है ना, ऊंचे ऊंचे मकान थे, मकानों के, ये देखो ऊंचे ऊंचे मकान थे, मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। वो ये देखो फलदार पेड़ थे। ये सब उत्तर है यहाँ तक। ठीक है, तो हमको शॉर्ट में करके छोटे में करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बस्ती की विशेषता क्या थी? बस्ती बहुत पुरानी थी, ऊंचे ऊंचे मकान थे, फलदार पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त दो हथियार। इस पाठ में कौन से दो हथियारों का नाम आया है बच्चों? तो बल्लम और तलवार। दूसरा, बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन के भाव। जब बस्ती वाले परी की उपेक्षा करते हैं तो परी को कैसे लगता है, उसके मन में क्या भाव आते हैं? पहला है परी उदास रहने लगी थी, और दूसरा उसने बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। ये परी के मन के भाव थे। जब लोग उसकी उपेक्षा कर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो परी उदास रहने लगी और बाद में धीरे धीरे वो बस्ती में आना जाना बंद कर दी। अगला प्रश्न तीसरा, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। परी ऐसी थी। परी कैसी दिखती थी वो हमें लिखना है। तो नन्ही मुन्नी मोहनी सूरत थी, परी की आंखें बड़ी बड़ी थी, उसके बाल सुनहरे थे, उसके गाल सुर्ख लाल थे। ठीक है, अब आगे देखो। बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी। तो इसका क्या उत्तर आएगा बताओ बच्चों? कारण लिखो। बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी क्योंकि बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। यहाँ तक उसका उत्तर है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न, नन्ही परी दुखी हो गई। नन्ही परी क्यों दुखी हो गई थी? तो ये देखो बच्चों, नन्ही परी दुखी हो गई क्योंकि बस्ती वालों का रंग ढंग बदल गया था। ठीक है, नन्ही परी दुखी हो गई क्योंकि बस्ती वालों का रंग ढंग बदल गया था। अब तीसरा प्रश्न क्या है? बस्ती वाले चिंतित हो गए। बस्ती वाले क्यों चिंतित हो गए थे? तो इसका उत्तर यहाँ पर है बच्चों। बस्ती वाले चिंतित हो गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी थी।
बस्ती वाले चिंतित हो गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी थी। अब अगला प्रश्न क्या है? लेखक ने चौंककर अपने बेटे की ओर देखा। लेखक ने चौंककर अपने बेटे की ओर इसलिए देखा क्योंकि उसने लेखक से उस गीत के विषय में पूछा जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। ये उत्तर है बच्चों, ये आपको लिखना है। चलो हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। उचित जोड़ियां मिलाओ। शक्तिवान, तो शक्तिवान का सही जोड़ी आएगा कुश्तियां। सावन, सावन का सही जोड़ी मिलाओ झूले। मौसम, मौसम का सही जोड़ी मिलाओ आएगा बहुरूपिया। दावत, सिलसिला। ये उत्तर आपको यहाँ पे लाइन से लिखना है। ठीक है, देखो मैंने नंबर डाल दिया। ये पहले का उत्तर है, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये चौथे का। प्रश्न छठा, कहानी में उल्लिखित परी का वर्णन करो। तो बच्चों यहाँ पर हमें परी का वर्णन करना है। ये देखो, बस्ती के पास एक परी रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा गाल सुर्ख थे। वह बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती थी। परी उस गांव पर मेहरबान थी। गांव के लोग बड़े खुश थे। परी गांव की लड़कियों के साथ झूले झूलती, लड़कों के साथ नदी नालों में तैरती। समय बदला, गांव के लोग आपस में ही लड़ने लगे। परी बहुत दुखी हो गई। एक दिन गांव के लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। परी से ना रहा गया। वह मैदान के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वह गाने लगी। उसका गाना सुनकर गांव वालों का वैमनस्य दूर हो गया। वे सभी गले मिले। परी चली गई। गांव वालों ने मैदान में परी का पुतला स्थापित कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर है। सदैव ध्यान में रखो, लोक कथा एवं लोकगीत हमारी साहित्यिक पूंजी है। ये बच्चों हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे आखिरी में है मैंने समझा। इस पाठ से आपको क्या समझ में आया है, आपको लिखना है। तो इस पाठ से हमें समझ में आया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे समाज और परिवार में खुशहाली बढ़ती है। ठीक है, आगे देखो। भाषा बिंदु, चौखट में दिए गए मुहावरे कहावतों का वाक्य में प्रयोग करो और उनके विकारी शब्द लिखो। तो ये भी मैंने, ये देखो, ये है बच्चों। पहला, बहती गंगा में हाथ धोना, अप्रत्याशित लाभ। वाक्य, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, आजकल तुम्हारे पिता जिलाधीश हैं। दूसरा, खोदा पहाड़ निकली चूहा, कठिन परिश्रम का अल्प परिणाम। वाक्य, दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी नियति का द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना खोदा पहाड़ निकली चूहा जैसा है। तीसरा, घमंडी का सिर नीचा, घमंडी कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। जो घमंडी होते हैं वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। वाक्य, प्रद्युम्न अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता था। परीक्षा परिणाम आया तो पता चला कि वह अनुत्तीर्ण हो गया। सच है, घमंडी का सिर नीचा होता है। चौथा, चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी। इसका अर्थ है अपने अपने सामान की रखवाली करना। वाक्य, यात्रा में हमें अपने सामान की रखवाली उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे चोरों की बारात में चोर अपनी अपनी होशियारी दिखाते हैं। दाल में काला होना, शंका
होना। वाक्य, पुलिस धर्मेश के घर की तलाशी लेने आई है। अवश्य दाल में कुछ काला है। छठा, कभी तोला कभी माशा, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वाक्य, आजकल सब्जियों के भाव का चढ़ना उतरना कभी तोला कभी माशा की कहावत को चरितार्थ करता है। सातवां, एक अनार 100 बीमार, सीमित वस्तु चाहने वाले अधिक। वाक्य, सरकारी नौकरी पाने के लिए लाखों प्रार्थना पत्र देखकर मन में यह कहावत याद आती है, एक अनार 100 बीमार। आठवां, एक कान से सुनना उस कान से निकालना, बात पर ध्यान ना देना। वाक्य, अक्लमंद लोग चापलूसों की बात एक कान से सुनते हैं तथा कान से निकाल देते हैं। नौवां, तू डाल डाल मैं पात पात, किसी भी हालत में पीछे ना रहना। वाक्य, चोर हेलमेट लगाकर अपना चेहरा छुपाकर पुलिस को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात। 10वां, वह पानी मुल्तान गया, समय बीत जाने पर वह चीज दोबारा नहीं मिलती। वाक्य, हर चीज का एक निश्चित समय होता है, समय बीत जाने पर वह पानी मुल्तान गया कहावत के अनुसार वह वस्तु दोबारा नहीं मिलती। 11, छूछा कोई न पूछा, आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। वाक्य, कर्ज में डूबे रमन की स्थिति छूछा कोई न पूछा जैसी हो गई है। 12, जाके पग नाही फाटी बिवाई, वह क्या आने पीर पर आई, सुखी व्यक्ति को दूसरों के दर्द का अनुभव नहीं होता। वाक्य, मोहन चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, वह दूसरों का दुख क्या जाने, सही है, जाके पग नाही फाटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। 13, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर व्यक्तियों की समाज में चलती है। वाक्य, अपनी ताकत के बल पर ही अमेरिका विश्व के मामलों में अपनी चलाकर यह साबित कर देता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 14, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। वाक्य, मिस्टर अनिरुद्ध चौबे को जैसे ही अवसर मिलता है वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने लगते हैं। 15, घाव पर नमक छिड़कना, पहले का कष्ट और बढ़ा देना। वाक्य, सरकारी कर्मचारियों के हृदयहीन व्यवहार ने बेचारी विधवा के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। 16, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इज्जत का ध्यान रखना। वाक्य, सर्वेश ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी नाक पर मक्खी बैठ सके। ठीक है, आगे क्या करना है चलो हम देखते हैं। विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम, सर्वनाम में बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित विशेषण, अनिश्चित विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद है क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, परिणातक क्रिया। ये पूरा बच्चों आपको याद रखना है। इन सब का मैंने बच्चों वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हो।
फिर उसके बाद है बच्चों पत्र लिखना। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण पत्रिका के संपादक को शिकायती पत्र निम्न प्रारूप में लिखो। हमें शिकायती पत्र लिखना है। आप कोई पत्रिका मंगाते हो और वो आपसे समय पर नहीं मिल रही है आपको, तो उसके लिए आप शिकायती पत्र लिखोगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे दिनांक लिखते हैं। आप जिस तारीख में लिख रहे हो आप वो तारीख यहाँ पर लिखो। फिर प्रति, जिससे हम मंगाते हैं उनका नाम, जैसे संपादक राजहंस पत्रिका, ठीक है। फिर विषय, आपका विषय क्या है? साप्ताहिक पत्रिका अनियमित मिलने के संबंध में। तो यहाँ पे हम विषय में अपना विषय लिखेंगे, जैसे ये लिखा है। फिर संदर्भ, महोदया विषय विवेचन, आपके प्रेस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका राजहंस का मैं ग्राहक हूँ। मैंने वार्षिक शुल्क भर दिया है, फिर भी मुझे पत्रिका नियमित नहीं मिल रहा है। मुझे आशा है कि आप मेरे इस शिकायती पत्र पर ध्यान देंगे ताकि साप्ताहिक पत्रिका मुझे नियमित रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ठीक है बच्चों। फिर भवदी भवदिया, आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर पता यहाँ पर आपका, और फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी। जैसे मैं यहाँ पे मैंने भवदिया उसमें नाम लिख दिया नीरज दुबे। पता 401 तपोवन मुगल लेन माही। में ईमेल आईडी है ABC, आगे आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो लिख देना। ठीक है। तो इस प्रकार हम शिकायती पत्र लिख सकते हो। तो बच्चों, जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।